देखिए, संघर्ष इंसान को अंदर से मजबूत बनाता है। देखिए, लोहा आग में जितना ही तपता है, उतना ही उसकी क्वालिटी बढ़ती है। उसी प्रकार जितना ही ज़िंदगी में आप स्ट्रगल करेंगे, उतनी ही मजबूत इंसान बनेंगे। देखिए, आज है 29 दिसंबर का दिन और आज की वीडियो में जितने भी प्रश्न हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है सभी परीक्षाओं के लिए, तो शुरू से लास्ट तक वीडियो बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। लेकिन पहले बता दूँ कि जो लोग नए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ में बेल आइकन प्रेस कर देंगे ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और ये वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। और वार्षिकांक का जो हमारा सीरीज चल रहा है उसको देखते रहिए। अब तक जो है टोटल 30 वीडियोस अपलोड हो चुके हैं, 5 बाकी हैं। टोटल 3500 करेंट अफेयर का मैं पूरा रिवीजन करा रहा हूँ इस साल। तो देखिए, आज का हमारा पहला प्रश्न है कि पहले के आर गौरी अम्मा नेशनल अवार्ड से किसको सम्मानित किया गया है। तो देखिए, जो आपका पहला के आर गौरी अम्मा नेशनल अवार्ड है, ये दिया गया है एलिरा क्वेरी को। यहाँ पे देखिए, फ़ोटो तो नहीं उनकी है, लेकिन यहाँ पे के आर गौरी अम्मा की फ़ोटो है। तो आज मैं आपको बताऊंगा के आर गौरी अम्मा कौन है, जिनके नाम पर जो है अभी हाल ही में केरल की सरकार ने ये अवार्ड शुरू किया है। इसका नाम है के आर गौरी अम्मा नेशनल अवार्ड। ठीक है। देखिए, जो के आर गौरी अम्मा नेशनल अवार्ड है, याद रखिएगा, ये केरल सरकार के द्वारा हर साल दिया जाएगा। और इस बार जो पहला के आर गौरी अम्मा नेशनल अवार्ड है, ये एलिडा ग्वेरी को दिया जाएगा। और 5 जनवरी को केरल के मुख्यमंत्री इनको जो है ये अवार्ड देंगे। और इनको इस अवार्ड स्वरूप जो है एक प्रशस्ति पत्र मिलेगा और साथ में $3000 प्रदान किए जाएंगे इनको कैश। ठीक है। और अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं हम एलिडा ग्वेरी के बारे में। देखिए, जो पहला के आर गौरी अम्मा नेशनल अवार्ड है, इसकी घोषणा कर दी गई है। और ये अवार्ड क्यूबा की एक सोशल एक्टिविस्ट हैं, डॉक्टर एलिडा ग्वेरी, उनको दिया जाएगा। और देखिए, जो आपका के आर गौरी अम्मा नेशनल अवार्ड है, इसको वितरित करने के लिए के आर गौरी अम्मा फाउंडेशन बनाया गया है, जिसके द्वारा ये अवार्ड दिया जाएगा एलिडा ग्वेरी को। और डॉक्टर एलिडा ग्वेरी क्यूबा की एक ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं, याद रखेगा, जो कि क्यूबा में विकलांग बच्चों के रहने के लिए 2 घरों का संचालन करती हैं। और के आर गौरी अम्मा के बारे में जरूर जान लीजिए, क्योंकि इनके नाम से अवार्ड शुरू हुआ है केरल में। देखिए, के आर गौरी अम्मा भारत में वामपंथी आंदोलन की सबसे प्रमुख नेताओं में से एक थी। साथ ही वो एक भारतीय राजनेता और केरल राज्य की पहली रेवेन्यू मिनिस्टर थी। और देखिए, वो जो है केरल विधानसभा में दूसरी सबसे लंबे समय तक रहने वाली विधायक थी और पहली केरल सरकार की अंतिम जीवित सदस्य भी थी। और देखिए, इन्होंने पॉलिटिकल पार्टी जिनका नाम है जनपति पथ्य संरक्षण समिति, इसका गठन किया था और इसका नेतृत्व भी किया था। और इन्होंने कुल 17 विधानसभा चुनाव लड़े थे, जिसमें से 13 बार इन्होंने विधानसभा का चुनाव जीता था। तो 13 बार विधायक बनना बहुत बड़ा कीर्तिमान है। देखिए, इन्होंने आत्मकथा नाम की एक अपनी ऑटोबायोग्राफी भी लिखी थी। और देखिए, इनकी जो ऑटोबायोग्राफी है, इसको वर्ष 2011 में केरल साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी नवाजा गया था। और जो के आर गौरी अम्मा, इनका निधन जो है पिछले वर्ष यानी कि 2021 में 11 मई को 102 साल की उम्र में हुआ था। तो बहुत दीर्घ आयु थी ये, यानी कि 102 साल जीना बहुत बड़ा है। तो याद रखिएगा कि इनके नाम पे के आर गौरी अम्मा नेशनल अवार्ड वितरित किया जा रहा है इस साल से, 2022 से। और जो पहला के आर गौरी अम्मा नेशनल अवार्ड है, ये जो है क्यूबा की सोशल एक्टिविस्ट एलिडा ग्वेरी को दिया गया है। और देखिए, दूसरा प्रश्न है कि किस देश ने हाल ही में भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के सम्मान में एक विशेष डाक टिकट जारी किया। तो देखिए, सर्बिया ने जो है भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के सम्मान में एक डाक टिकट जारी किया है। और देखिए, सर्बिया में जो भारतीय दूतावास है, इन्होंने एक ट्वीट के माध्यम से इस बात की जानकारी दी है। और देखिए, सर्बिया जो है ये आपका दक्षिण पूर्व यूरोप में एक लैंड लॉक देश है। लैंड मतलब चारों तरफ से जो है स्थलीय सीमा से घिरा हुआ है। और इसकी राजधानी क्या है? बेलग्रेड है। तो सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड है, याद रखेगा। क्योंकि देखिए, एग्जाम में क्या होता है कि देश का नाम ऐसे दे देगा, 4 ऑप्शन, 4 देश, और कह देगा भैया इधर राजधानियों के नाम लिखे हैं, आप मिलाइए कि किस देश की राजधानी कौन सी है। ऐसे प्रश्न पीसीएस वगैरह में, एसएससी में, रेलवे में, हर एग्जाम में लगभग पूछे जा रहे हैं। तो जितनी भी मैं आपको राजधानियां बताता हूँ, सबको नोट करते रहा कीजिए। और अगला प्रश्न है कि कौन अपने 100वें टेस्ट में दोहरा शतक यानी कि डबल सेंचुरी लगाने वाले विश्व के दूसरे बल्लेबाज बन गए हैं। तो देखिए, जो आपके डेविड वार्नर वार्नर हैं ऑस्ट्रेलिया के, ये अपने 100वें टेस्ट मैच में दोहरा शतक लगाने वाले विश्व के दूसरे बल्लेबाज बन गए हैं। देखिए, डेविड वार्नर के नाम से बहुत सारे रिकॉर्ड अभी हाल ही में बने हैं। तो अलग अलग प्रश्न के माध्यम से अगर बताऊंगा तो आपके 4-5 प्रश्न और बढ़ जाएंगे, लेकिन यार प्रश्नों को हमें गिनना नहीं है, हमें कंटेंट को प्योर रूप से पढ़ना है। तो देखिए, हम बात कर रहे हैं डेविड वार्नर की। आइए जानते हैं कि कौन कौन से रिकॉर्ड इन्होंने बनाए हैं।
देखिए सबसे पहले आप रट डालिए कि ऑस्ट्रेलिया के जो स्टार ओपनर हैं डेविड वार्नर, ये अपने 100वें टेस्ट मैच में दोहरा शतक बनाने वाले दुनिया के दूसरे बल्लेबाज बन गए हैं। और इसके साथ ही ये इंग्लैंड के बल्लेबाज जो रूट के साथ एक विशेष क्लब में शामिल हो गए हैं। यानी कि जो इंग्लैंड के जो रूट है, इन्होंने 100वें टेस्ट मैच में जो है पहली बार दोहरा शतक लगाने का रिकॉर्ड बनाया था, और ये दुनिया के पहले खिलाड़ी उस समय बने थे। लेकिन दूसरे खिलाड़ी कौन बन गए हैं? डेविड वार्नर, जिन्होंने अपने 100वें टेस्ट मैच में डबल सेंचुरी लगाई है। और दूसरा रिकॉर्ड क्या है? देखिए डेविड वार्नर ने अपने 100वें टेस्ट मैच में शतक लगाने वाले जो है ये दुनिया के 10वें खिलाड़ी भी बन गए हैं। और देखिए ये उपलब्धि हासिल करने वाले रिकी पोंटिंग के बाद दूसरे ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज भी बन गए हैं। तो याद रखिएगा, डेविड वार्नर अपने 100वें टेस्ट मैच में शतक लगाने वाले दुनिया के 10वें खिलाड़ी बन गए हैं, और ये जो है रिकी पोंटिंग के बाद दूसरे ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी बने हैं। और इसके साथ ही ये 8000 टेस्ट रन पूरे करने वाले 8वें ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी भी बन गए हैं। तो उसको, और देखिए चौथा प्रश्न है कि ग्रीन मेथनॉल के कमर्शियल प्रोडक्शन के लिए अभी हाल ही में एनटीपीसी ने किस कंपनी के साथ समझौता किया है? तो देखिए इस कंपनी का नाम है मायर टेक्नीमोंट ग्रुप। और आपको पता होना चाहिए कि मायर टेक्नीमोंट ग्रुप इटली की एक कंपनी है, यानी कि इटालियन कंपनी है मायर टेक्नीमोंट ग्रुप। और यहाँ पे बात हो रही है ग्रीन मेथनॉल की। देखिए मेथनॉल मतलब मेथिल एल्कोहल की बात हो रही है, ठीक है। तो जो आपका ग्रीन मेथनॉल है, ये मेथनॉल का ही एक रूप है जिसका प्रोडक्शन जो है नवीकरणीय यानी कि रीन्यूएबल रूप से जो है बिना प्रदूषणकारी उत्सर्जन के किया जाता है। और अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य की शहरी सेवाओं में सुधार के लिए भारत सरकार ने एडीबी यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ 125 मिलियन के लोन के लिए करार किया है? तो देखिए ये राज्य आपका तमिलनाडु है। याद रखिएगा, तमिलनाडु की शहरी सेवाओं में सुधार के लिए भारत सरकार ने एडीबी के साथ में 125 मिलियन के लोन के लिए समझौता किया है, करार किया है। देखिए जो आपका ये 125 मिलियन डॉलर का लोन होगा, ठीक है। तो इसके ऋण की मदद से कोयम्बटूर में जो है 529 किलोमीटर लंबे सीवेज कलेक्शन पाइपलाइनों के साथ में 2 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का विकास किया जाएगा, और साथ ही 14 किलोमीटर सीवेज पंपिंग मेन का निर्माण भी किया जाएगा। और देखिए छठवां प्रश्न है कि अभी हाल ही में किसी स्टार्टअप कंपनी ने कार्बन फुटप्रिंट सेंसिटाइज करने वाला एक एप्लीकेशन लॉन्च किया है। तो देखिए इस कंपनी का नाम है माई प्लान 8। और आपको बता दूं कार्बन फुटप्रिंट होता क्या है। मान लीजिए कि आप एक व्यक्ति हैं या फिर आपकी कोई कंपनी है, इसका नाम ए है। अब ये कंपनी ए जो है कितना कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित करती है, उसकी कुल मात्रा जो है उसको संदर्भित करता है कार्बन फुटप्रिंट। तो इसको परिभाषित हम कर सकते हैं कि कार्बन फुटप्रिंट किसी व्यक्ति या ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा उत्पादित CO2 उत्सर्जन की कुल मात्रा को संदर्भित करता है। देखिए जो आपका ये स्टार्टअप कंपनी है माई प्लानेट, ठीक है। तो इस कंपनी ने हाल ही में लोगों को उनके कार्बन फुटप्रिंट के बारे में संवेदनशील बनाने वाले कार्बन इमिशन को कम करने में मदद के लिए जो है एक एप्लीकेशन लॉन्च किया है। और ये एप्लीकेशन लोगों को प्रतिदिन की एक्टिविटी के कारण उत्पन्न होने वाले कार्बन फुटप्रिंट को ट्रैक करने में मदद करेगा कि उसने जो है कितना कार्बन डाइऑक्साइड दिन भर में उत्सर्जित किया। और देखिए इस स्टार्टअप का जिसका नाम है माई प्लान 8, तो इसका लक्ष्य है माई प्लान 8 में 100 मिलियन लोगों को रजिस्टर करना। और अगला प्रश्न है कि इंडियन ऑयल ऑफिसर्स एसोसिएशन का प्रेसिडेंट किसको बनाया गया? तो देखिए इंडियन ऑयल ऑफिसर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट बने हैं संजय सिंह। और इसके अलावा ऋतुराज बरुआ को उपाध्यक्ष बनाया गया है, और अनूप सिंह को महासचिव बनाया गया है इंडियन ऑयल ऑफिसर्स एसोसिएशन में। और आठवां प्रश्न है कि हाल ही में केंद्रीय खेल मंत्री ने जो है खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 का लोगो लॉन्च किया है। इस गेम का जो आयोजन है ये किस राज्य में होगा? तो देखिए मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि मध्य प्रदेश में खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 का आयोजन होगा। और इसका जो आयोजन है ये कब से कब तक होगा? 30 जनवरी से 11 फरवरी 2023 के बीच में। देखिए केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर और जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं, इन दोनों ने मिलकर अभी हाल ही में खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 के लोगो का अनावरण किया है। और इस बार इन खेलों की मेजबानी मध्य प्रदेश कर रहा है। और इन खेलों को जो है मतलब इन खेलों का यानी कि खेलो इंडिया यूथ गेम का ये 5वां संस्करण होगा, जो कि 30 जनवरी से 11 फरवरी 2023 के बीच में आयोजित होगा। और देखिए जो आपका खेलो इंडिया यूथ गेम है इसकी शुरुआत 2018 में हुई थी, इसको जरूर याद रखिएगा, ये एग्जाम में पूछा गया है। और नवा प्रश्न की बिहाली में किस संस्था ने केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर समझौता आयोग की स्थापना की है? तो देखिए जो आपका केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड है, जिसको आप CBIC कहते हैं, इसके द्वारा केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर समझौता आयोग को स्थापित किया गया हाल ही में।
देखिए, अगर आप पीसीएस वगैरह का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसको ज़रूर नोट कर लीजिएगा, क्योंकि जितने भी आयोग बनते हैं तो उसके बारे में ज़रूर पूछा था कि कौन से आयोग का अध्यक्ष कौन है और कौन सा आयोग किसके द्वारा बनाया गया है, कब बनाया गया था। देखिए, जो केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड है, इसके द्वारा सीमा शुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर समझौता आयोग की स्थापना की गई। और सबसे खास बात कि ये सीमा शुल्क अधिनियम जो है, ये केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम और सेवा कर व्यवस्था के तहत जारी कारण बताओ अधिसूचनाओं को हल करने के लिए लॉन्च किया गया है। और देखिए, इसकी मदद से पूर्व के अप्रत्यक्ष कर ढांचे के तहत मुद्दों का शीघ्र समाधान सुनिश्चित किया जाएगा। और अब हम बात करेंगे आज के सभी क्वेश्चन अपडेट पे। आज का पहला प्रश्न आपके लिए कि 30वां एकलव्य पुरस्कार किसको दिया गया, बताइए। अगर नहीं पता है तो कल का वीडियो देख के उसको तुरंत रिवाइज कर डालिएगा, क्योंकि ये पुरस्कार बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। दूसरा प्रश्न आपके लिए कि मध्य प्रदेश के किस जिले में अटल स्मारक बनाया गया है, बताइए। और देखिए, तीसरा प्रश्न है कि हाल ही में किसे भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का अध्यक्ष बनाया गया है, बताइए। और चौथा है कि वैज्ञानिकों के एक शोध के अनुसार अंटार्कटिका के एम्परर पेंगुइन जो है किस वर्ष तक विलुप्त हो सकते हैं, बताइए। और पांचवा कि हाल ही में किस देश में ब्रेन ईटिंग अमीबा से पहली मौत हुई, बताइए। और देखिए, अब हम बात करेंगे कल के सभी क्वेश्चन पेपर के सूत्रों की। देखिए, नेपाल के नए प्रधानमंत्री बने हैं पुष्प कमल दहल प्रचंड। और फिजी के नए प्रधानमंत्री बने हैं सीटी बेनी राबोका। और देखिए, जो आपका UIDAI है, इसने सरकारी क्षेत्र में डेटा सिक्योरिटी के लिए बेस्ट सिक्योरिटी प्रैक्टिस इन गवर्नमेंट सेक्टर अवार्ड जीता है। और इंटरनेशनल स्पेस रजिस्ट्री ने अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर एक तारीख का नामांकन किया है, ठीक है, यानी कि रजिस्ट्री की है। और देखिए, नागरिक उड्डयन महानिदेशालय से जो है जो आपका गरुड़ एरोस्पेस नाम का एक स्टार्टअप कंपनी है, इसको टाइप सर्टिफिकेशन और RPTO अप्रूवल प्राप्त हुआ है। तो इसी प्रश्न के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद।